नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा तो है, खासकर मेडिकल फील्ड में, पर शायद हम उतना सोचते नहीं उनके बारे में। जी। हम बात करेंगे सर्जिकल टांकों की, और एक खास तरह के टांके की, सर्जिकल कैटगट, जिसका नाम ही मतलब थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही कुछ दूसरे नेचुरल फाइबर्स, मतलब कुदरती रेशों पर भी बात करेंगे, जिनका जिक्र हमें कुछ नोट्स वगैरह में मिला है। बिल्कुल। आज का इरादा यही है कि इन चीज़ों को थोड़ा समझें कि ये आते कहाँ से हैं, इनका इस्तेमाल क्या है और कभी-कभी इनकी पहचान कैसे होती है। अक्सर इन बहुत साधारण सी लगने वाली चीजों के पीछे भी मतलब काफी दिलचस्प विज्ञान होता है। हाँ, और जैसा कि आपने कहा, शुरुआती एक गलतफहमी से होती है कि सर्जिकल कैटगट बिल्ली से नहीं बनता। हाँ, ये सबसे आम गलतफहमी है। तो चलिए इसी उत्सुकता के साथ थोड़ा और जानते हैं, देखते हैं ये सामग्रियां कैसे काम करती हैं। सबसे पहले ये सूचर या टांके होते क्या हैं, आखिर क्यों जरूरी हैं? देखिए, टाँके बहुत ज़रूरी मेडिकल डिवाइस है। सीधी सी बात है, जब शरीर पर कोई घाव होता है, चाहे वो चोट से हो या सर्जरी के बाद का चीरा हो, तो त्वचा या अंदर के टिश्यूज के जो किनारे कट जाते हैं, उन्हें वापस जोड़ना पड़ता है, ताकि वो ठीक से जुड़ सके, हील हो सके। बिल्कुल। टांके मूल रूप से वो धागे ही हैं जो इन किनारों को सही जगह पर पकड़ कर रखते हैं। इससे शरीर को ठीक होने का, हील होने का वक्त और सपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो ये सब एक जैसे नहीं होते होंगे, मतलब अलग अलग तरह के होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर हम इन्हें 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, हम्म। इस आधार पर कि शरीर उनके साथ करता क्या है। ओके। पहली कैटेगरी है अब्जॉर्बेबल टांकों की, मतलब घुलनशील। घुलनशील। हाँ, ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जिन्हें हमारा शरीर समय के साथ खुद ही ब्रेक डाउन करके सोख लेता है। ओह, तो इन्हें बाद में निकालने की जरूरत नहीं। जी नहीं, अंदरूनी टांकों के लिए ये बहुत काम के हैं। अच्छा, जैसे क्या उदाहरण है इसके? जैसे कि यही सर्जिकल कैटगट, या फिर आजकल कुछ नए कोलाजन वेस्ट टांके भी आते हैं। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी है नॉन एब्जॉर्बेबल, यानी अघुलनशील। नाम से ही जाहिर है, शरीर इन्हें सोखता नहीं। अच्छा, जब घाव भर जाता है तो डॉक्टर को इन्हें निकालना पड़ता है। जैसे वो रेशम के धागे होते हैं या नायलॉन। बिल्कुल। सिल्क, नायलॉन, पॉलियोमाइड, ये सब इसी में आते हैं। और तीसरी? तीसरी है मेटालिक टांके। ये असल में धातु के बहुत महीन तार होते हैं। तार? जैसे स्टील के? हाँ, स्टेनलेस स्टील या कभी-कभी चांदी के भी। इनका इस्तेमाल कुछ खास तरह की सर्जरीज में होता है। अच्छा, चलिए अब उस नाम पर आते हैं जिसने मेरी दिलचस्पी सबसे ज्यादा जगाई थी, सर्जिकल कैटगट। आपने बताया ये एब्जॉर्बेबल है, घुल जाता है, पर ये बनता किससे है? नोट्स कहते हैं भेड़ की आंतों से। ये बात तो वाकई चौंकाने वाली है। हाँ, ये जानकारी अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। कैटगट नाम कैसे पड़ा, इस पर अलग-अलग थ्योरीज हैं, पर यह पक्का है कि इसका बिल्ली से कोई लेना देना नहीं। तो फिर? ये असल में भेड़ की आंत और कभी-कभी बकरी या गाय, भैंस जैसे दूसरे जानवरों की आंत की एक खास परत होती है अंदर। जिसे सब म्यूकोसा कहते हैं। उससे तैयार किया जाता है। अच्छा, पूरी प्रक्रिया होती होगी फिर तो। हाँ, काफी सावधानी से उसे साफ किया जाता है, प्रोसेस करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, तब जाकर वो टांके का धागा बनता है। और क्योंकि ये शरीर में घुल जाता है, इसका मतलब ये अंदरूनी ऑपरेशनों के लिए बहुत अच्छा है, जहां टांके निकालना मुश्किल हो। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही समझा। शरीर के जो एंजाइम्स होते हैं वो धीरे धीरे इसे तोड़ देते हैं, तो ये अंदर के टिश्यूज को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। ये तब तक टिश्यूज को होल्ड करके रखता है जब तक वो खुद से जुड़ने लायक मजबूत ना हो जाए। एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति की एक कमाल की चीज है, जिसका मेडिकल साइंस में इतना बड़ा उपयोग है। वाकई कमाल है। तो कैटगट तो जानवर से मिलने वाला रेशा हुआ। नोट्स में और भी कई नेचुरल फाइबर्स का जिक्र है, पौधे और जानवरों से मिलने वाले। हाँ, प्रकृति का खजाना है इस मामले में। चलिए कुछ और जरूरी रेशों को देखते हैं। कैटगट की तरह ही जानवरों से मिलने वाले और भी हैं, जैसे रेशम। सिल्क, वही जो रेशम के कीड़े बनाते हैं कुकून से। जी बिल्कुल वही। बॉम्बिक्स मोरी नाम का रेशम कीट होता है, उसके कोकून से रेशम मिलता है। ये धागा असल में एक प्रोटीन है, फाइब्रोइन। अच्छा, प्रोटीन। हाँ, और ये काफी मजबूत होता है और चिकना भी होता है, पर ये शरीर में घुलता नहीं है। ओह, तो ये नॉन एब्जॉर्बेबल हुआ। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल नॉन एब्जॉर्बेबल टांकों के तौर पर होता है, खासकर जहां मजबूती चाहिए और बाद में टांका निकाला जा सकता हो। तो कैटगट घुलनशील आंत से और रेशम अघुलनशील कोकून से, दोनों जानवरों से, पर गुण एकदम अलग। और ऊन का भी जिक्र था, वूल। हाँ, ऊन, जो हमें भेड़ ओविस एरियस से मिलता है।
ये भी एक प्रोटीन फाइबर है। इसका मेन कंपोनेंट केराटिन है। केराटिन, जैसे हमारे बालों और नाखूनों में होता है। बिल्कुल वही। ऊन में केराटिन के अलावा थोड़ी चिकनाई मतलब ग्रीस और कुछ और चीजें भी होती हैं जिन्हें स्विंट कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है मेडिकली? टांकों में तो नहीं होता होगा? नहीं नहीं, टाकों में नहीं, लेकिन सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे क्रेप बैंडेज या डुमेट नाम का एक ऊनी कपड़ा होता है। ये चोट पर गर्माहट और सहारा देने के काम आते हैं। अच्छा, तो ये तो हुए जानवरों वाले रेशे। अब पौधों की बात करें। सबसे आम तो शायद कपास या कॉटन ही है। बिल्कुल, कॉटन यानी कपास। ये हमें गॉसिपियम जीनस के पौधे के बीज पर उगने वाले रेशों से मिलता है। वो जो रुई होती है, हाँ, ये लगभग आप कह सकते हैं पूरी तरह से सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोस। हाँ, और सेल्यूलोज की जो बनावट है उसी की वजह से कपास पानी या कोई भी लिक्विड बहुत अच्छे से सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, इसीलिए इसका इतना इस्तेमाल होता है ड्रेसिंग वगैरह में। रुई, गॉस पट्टी। बिल्कुल, इसी सोखने वाले गुण की वजह से ये सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए परफेक्ट है। और इसे फिल्टर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर मीडिया के तौर पर। तो कपास का सूखने वाला गुण उसके सेल्यूलोज के कारण है। अच्छा, और नोट्स में फ्लैक्स और जूट का भी जिक्र है, ये भी पौधों से? हाँ, दोनों। फ्लैक्स, जिसे हम अलसी भी कहते हैं, और जूट यानी पटसन, ये दोनों पौधों के तने से मिलते हैं। तने से? जी। फ्लैक्स, जिससे लिनन कपड़ा बनता है, वो लिनम यूसिटैटिसिमम पौधे के तने के अंदर के रेशे होते हैं। ये भी छानने के काम होता है। और जूट मिलता है कॉर्कोरस पौधे के तने की बाहरी परत, फ्लोएम से। ये थोड़ा मोटा और आप कह सकते हैं खुरदुरा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन नाम का एक और पदार्थ भी काफी मात्रा में होता है। लिग्निन इसे मजबूती तो देता है, पर थोड़ा कड़ा बना देता है। अच्छा, तभी इसका इस्तेमाल बोरियां वगैरह बनाने में ज्यादा होता है। हाँ, टाट और बोरियां बनाने में इसका खूब इस्तेमाल होता है। हालांकि इसे भी फिल्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। तो पौधों से मिलने वाले रेशों में भी काफी वैरायटी है उनके केमिकल मेकअप के हिसाब से। एक और नाम था नोट्स में, रेयॉन। इसे पुनर्निर्मित कहा गया है, ये क्या चीज है? हाँ, रेयॉन थोड़ा अलग है। ये सीधे पौधे या जानवर से नहीं मिलता, इसे बनाते हैं। बनाते हैं मतलब सिंथेटिक? पूरी तरह सिंथेटिक नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं रीजेनरेटेड सेल्यूलोज, मतलब पुनर्जीवित सेल्यूलोज। पुनर्जीवित कैसे? इसका मतलब है कि पहले पौधों से सेल्यूलोज निकालते हैं, जैसे लकड़ी की लुगदी से या कपास के छोटे रेशों से। फिर उसे कुछ केमिकल्स में घोला जाता है और फिर उस घोल को महीन छेदों से निकालकर वापस धागे या फाइबर की शक्ल दे दी जाती है। ओह, तो है तो ये सेल्यूलोज ही, पर इसे इंसान ने प्रोसेस करके नया रूप दिया है। बिल्कुल, इसीलिए इसे सेमी सिंथेटिक या रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। अच्छा, और इसका इस्तेमाल? रेयॉन का इस्तेमाल भी सर्जिकल ड्रेसिंग जैसे गॉज वगैरह बनाने में होता है। क्योंकि ये भी सेल्यूलोज बेस्ड है, तो इसमें भी सोखने की अच्छी क्षमता होती है और इसे हम कंट्रोल करके, मतलब मनचाहे गुणों के साथ बना सकते हैं। इतने सारे अलग अलग रेशे हैं, नेचुरल, रीजेनरेटेड, कि जानना क्यों जरूरी है कि कोई चीज असल में क्या है? मतलब नोट्स में कुछ केमिकल टेस्ट्स का जिक्र है इनकी पहचान के लिए। हाँ देखिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल? मान लीजिए आपको पक्का करना है कि जो ड्रेसिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाकई शुद्ध कॉटन की है या नहीं, कहीं मिलावट तो नहीं। या फिर मान लीजिए कोई पुराना फाइबर है, उसकी पहचान करनी है, तो इसके लिए कुछ आसान से केमिकल टेस्ट होते हैं। ये इन रेशों की एक तरह से केमिकल फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। अच्छा, कैसे काम करते हैं ये टेस्ट? बहुत मुश्किल होते हैं क्या? नहीं, कुछ टेस्ट तो काफ़ी सीधे साधे होते हैं। जैसे नोट्स में बताया है, कॉटन को अगर एक खास कॉपर वाले घोल में डालें, क्यूकसैम कहते हैं उसे, तो वो घुल जाता है। क्योंकि वो सेलुलोज है? हाँ, जबकि जूट जिसमें लिग्निन होता है, वो एक दूसरे केमिकल मिक्सचर फ्लूरोग्लूकेनॉल और एसिड के साथ रिएक्ट करके लाल रंग देता है। लाल रंग? हाँ, ये लिग्निन की पहचान है। अच्छा, और सिल्क या ऊन जैसे प्रोटीन वाले रेशों के लिए, उनके लिए भी है? जी हाँ, उनके लिए अलग टेस्ट्स हैं। ऊन में सल्फर वाला प्रोटीन होता है, केराटिन। तो अगर ऊन को कुछ केमिकल जैसे कैस्टिक सोडा और लेड एसीटेट के साथ गर्म करें, तो सल्फर की वजह से एक काला पदार्थ बनता है, लेड सल्फाइड। काला? हाँ, काला। जबकि सिल्क में इस तरह का सल्फर नहीं होता, तो वो ये टेस्ट नहीं देगा, वो नेगेटिव आएगा। वाह, तो मतलब साधारण केमिकल रिएक्शन से पता चल जाता है कि कौन सा रेशा है। बिल्कुल, ये बेसिक केमिस्ट्री हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स में फर्क करने में मदद करती है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब नोट्स में एक और थोड़ा अलग टॉपिक भी था, कुछ पौधों का कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल। ये रेशों से थोड़ा हटकर है, पर ये दिखाता है कि पौधे
हमारे लिए कितने अलग-अलग तरीकों से उपयोगी हैं। बिल्कुल। पौधे सिर्फ हमें पहनने या घाव ढकने के लिए रेशे ही नहीं देते, वो अपनी सुरक्षा के लिए भी कई तरह के रसायन बनाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए? हाँ, कीड़ों से, बीमारियों से बचने के लिए। और इनमें से कुछ रसायन हमारे लिए बहुत काम के साबित हुए हैं, कीटनाशक या कीट भगाने वाले, रिपेलेंट के तौर पर। नोट्स में 3 ऐसे पौधों का जिक्र है। पहला नाम तो बहुत जाना पहचाना है, नीम। हाँ, नीम, अजाडिरेक्टा इंडिका। भारत में तो खैर नीम को कौन नहीं जानता। इसके लगभग हर हिस्से में, पत्तों में, बीजों में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कीड़ों को पसंद नहीं आते। जैसे एजाडिरेक्टिन, सैलेनिन, निम्बिन, निम्बिडिन, ये बहुत सारे हैं। ये न सिर्फ कीड़ों को दूर भगाते हैं, बल्कि उन्हें पौधे खाने से भी रोकते हैं, एंटीफीडेंट। और कुछ तो सीधे सीधे कीड़ों को मार भी सकते हैं, कीटनाशक। अरे वाह! इतना ही नहीं, इनमें एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल गुण भी पाए जाते हैं। मतलब नीम तो एक पूरा सुरक्षा कवच है। अच्छा, दूसरा नाम है पायरेथ्रम। इसे कीट फूल भी कहा गया है। हाँ, पायरेथ्रम। ये एक खास किस्म की गुलदाउदी होती है, क्राइसैंथेमम सिनेरा रिएफोलियम। उसके फूलों से मिलता है। फूलों से? जी, सूखे फूलों से। इन फूलों में पायरेथ्रिन नाम के केमिकल्स होते हैं। ये बहुत तेज असर करने वाले कीटनाशक हैं। कैसे काम करते हैं ये? ये कीड़ों के नर्वस सिस्टम पर सीधा असर करते हैं। जैसे ही कीड़ा इनके संपर्क में आता है, ये उसे पैरालाइज करके मार देते हैं। इन्हें कॉन्टैक्ट पॉइजन कहते हैं। ओह, तभी शायद मच्छर मारने वाले स्प्रे वगैरह में यूज होता है। बिल्कुल, मक्खी मच्छर मारने वाले कई स्प्रे में इनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। और तीसरा जिक्र है राइनिया का। ये नाम मैंने पहले नहीं सुना। राइनिया स्पीशियोसा, ये एक पौधा है जिसकी जड़ और तने में राइनोडाइन नाम का एक अल्कलॉइड होता है। राइनोडाइन? हाँ, ये भी एक कीटनाशक है, पर इसका असर थोड़ा अलग तरीके का होता है। नोट्स बताते हैं कि इसका इस्तेमाल खास तौर पर गोभी, फूल गोभी जैसे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ खास कीड़ों जैसे कैबेज बॉम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो मतलब पौधे हमें धागे भी दे रहे हैं और हमारी फसलों को बचाने के लिए हथियार भी। निश्चित रूप से। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सारे उदाहरण यही दिखाते हैं कि ये जो प्राकृतिक दुनिया है, ये हमारे लिए कितनी जरूरी है। ये हमें जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अनगिनत चीजें देती है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। हाँ, तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने सफर शुरू किया था सर्जिकल टांकों से, फिर कैटगट की वो हैरान करने वाली कहानी जानी कि वो बिल्ली से नहीं भेड़ से बनता है जी। फिर हमने कपास, रेशम, ऊन, जूट जैसे कई जरूरी नेचुरल फाइबर्स देखे, कहाँ से आते हैं, कैसे काम आते हैं, चाहे वो कपड़े हों, पट्टियां हों या फिल्टर हों। रेयॉन को भी समझा। हाँ। और आखिर में हमने पौधों की एक और ताकत देखी, कीटनाशक बनाने की क्षमता। नीम, पायरेथ्रम, राइनिया, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि प्रकृति सचमुच मतलब चमत्कारों का खजाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे अहम बात यह है कि इन प्राकृतिक चीजों के गुणों को, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम इनका सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकें। चाहे वो सर्जरी में लगने वाला घुलनशील टांका हो या हमारी फसल को बचाने वाला नेचुरल कीटनाशक, प्रकृति के इन तोहफों का ज्ञान हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो। ये नोट से ही जुड़ा है। हम इन पौधों और जानवरों से मिलने वाली चीजों पर इतने निर्भर हैं, है ना? तो जैसे जैसे दुनिया की जरूरतें बढ़ रही हैं और साथ ही हम सिंथेटिक विकल्प भी बना रहे हैं, तो क्या इन नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से जुड़े कुछ नैतिक सवाल या पर्यावरण पर असर के बारे में हमें और गहराई से सोचने की जरूरत है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या फिर भविष्य में जैसे बायो मटीरियल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, वो इन पारंपरिक स्रोतों की जगह कैसे लेंगी या उनके साथ कैसे काम करेंगी? सोचने के लिए एक अहम मुद्दा है ये।